हेलो। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास में एमएससी और बीएससी दोनों के पोर्शन को कलेक्टिवली देखेंगे। और इस पोर्शन में हम आज डिस्कस करने जाने हैं जो वो सबसे बर्निंग टॉपिक है, जिसका नाम है ओजोन। ओजोन में आपका स्वागत है। आप अगर इसको व्यू कर रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मन करेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एजुकेशन चैनल है और मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश तिवारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस KNIPSS नए के सुल्तानपुर, साथ ही साथ IRS इसरो कोऑर्डिनेटर आउटरीच प्रोग्राम का डिपार्टमेंट के लिए। और शुरू करते हैं फिर अपना प्रेजेंटेशन। मदर अर्थ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मदर अर्थ के बारे में, द सीरियल किलर हाउ। लेट्स फाइंड आउट ड्यूरिंग द लेक्चर्स। अपने इस वक्तव्य में इसको हम बताएंगे, जिसको हम मदर अर्थ कहते हैं, वो सीरियल किलर कैसे। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कोई भी नेचर का अगर ह्यूमन बीइंग एक कंपोनेंट हटा दे, कोई भी हटा दे, मतलब कि पलूट कर दे, डैमेज कर दे, नस्ते नाबूद कर दे, चकनाचूर कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसका बदला नेचर बहुत ही स्लोली लेती है, पर लेती ज़रूर है, ये जान लीजिएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सीरियल किलर है, इसीलिए मैं कहता हूँ। आगे चलते हैं। तो भैया ये जो गोल गोल घूम रहे हैं, ये हमारे प्लेनेट अर्थ की एक फ़ोटो है। हमारे धरती का जो निर्माण और जो इसका विकास और दुनियादारी शुरू हुई, जो कहानी शुरू हुई, उसकी शुरुआत होती है 3.5 से 2.9 इंटू 10⁹ ईयर एगो। इसमें यहाँ पे जो है एक छोटा सा गाना भी है किशोरदा का, कि बात पुरानी है एक कहानी है। फिल्म है, राजेश खन्ना पे है, मेरे नैना सावन भादो। तो खैर ये बहुत पुरानी कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है 3.15 से 2.9 इंटू 10⁹ ईयर एगो, जब हमारी धरती अस्तित्व में आई, हमारा वायुमंडल बनकर तैयार हो गया। तो उस ओजोन के मुद्दे पर आते हैं। इस अर्थ के बारे में एक वीडियो मैं और बना रहा हूँ, वो भी अपलोड होगा, क्योंकि लॉकडाउन है और जो है एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। उसके क्रम में एक वीडियो और आएगा। ओजोन की शुरुआत 1840 में उस शोध से हुई जो शॉसबैन ने किया था, और टर्म दिया, उस गैस का नाम था ओजोन, जिसका लैटिन, ये एक वर्ड है जो ओजोन, ये एक शब्द से लिया गया है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ओज, और ओज का इंग्लिश रूपांतर है आई स्मेल। बहुत लोग अक्सर एग्ज़ाम में ये गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, पूछता है ओजोन के बारे में, तो शुरुआत करते हैं कि रोटन एग। रोटन एग जो स्मेल है, वो टर्मिनोलॉजी के बाद की चीज़ें हैं, वो स्मेल के बारे में है, नॉट द वर्ड। और कोई भी प्रश्न होता है तो उसका उत्तर उसके प्रश्न के ही इर्द गिर्द होता है। तो ओज जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई स्मेल। ध्यान रखिएगा, आई स्मेल, और इसके अलावा कोई और रूपांतर शब्द नहीं है इसका। यहाँ पे जो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। आफ्टरवर्ड इन 1930 ओजोन लेयर का डिस्कवरी चार्ल्स फेब्रे ने और हेनरी बायसन ने किया था। दोनों ही फ्रेंच फिजिसिस्ट थे।
इसीलिए environmental science is the multidisciplinary branch of science which include everything. It fascinates each and every scientist. In 1985 फ्रेमेन ने 14 फरवरी, अब ये दिन तो आपको भूलेगा नहीं, तो 14 फरवरी के दिन पहली बार अंटार्कटिका में इस होल को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि होल क्या है? होल नहीं है, इट इज़ थिनिंग ऑफ लेयर, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ होल इन अ गैस, यू मेक इट थिन एंड थिन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो ओजोन की है वो है डॉप्सन, जिसको हम DU से लिखते हैं। ओजोन की एक पैरामीट्रिकल लिमिट है, जैसे मान लीजिए कि कैसे कहते हैं कि pH नॉर्मल है, तो pH इसमें 7 होना चाहिए तो नॉर्मल है। ड्रिंकिंग वाटर में 6.5 से 7.5 नॉर्मल है। तो एक मध्य रेशियो होता है जिसको कहते हैं मीन पैरामीटर। तो इस पैरामीटर के आधार पर हम कैसे माने कि हमारा ओजोन हेल्दी है कि हमारा ओजोन खराब है। तो 100 से 220 डॉप्शन जो यूनिट है वो उसका लिमिटेड पैरामीटर है। इस पैरामीटर में अगर ओजोन है तो इट इज़ गुड, और इस पैरामीटर के दाएं बाएं जा रहा है तो इट मीन्स कि समथिंग कुछ जो है लोचा हुआ। अब इसकी बात आती है थिकनेस की। थिकनेस पे एक सवाल था ओजोन लेयर के, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। जी नहीं, इसकी थिकनेस केवल 3 मिलीमीटर है। अब सोचिए 3 मिलीमीटर चीज आपकी वायुमंडल की पतली सी झिल्ली, एक लेयर, और इस वायुमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव, इसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कलर कैसा है इसका? ब्लू। ओजोन का कलर ब्लू है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में ये ओजोन, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताएं, ओजोन लेयर जो है वो वायुमंडल में 2 जगह पाई जाती है। एक ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है और दूसरा स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। जो ट्रोपोस्फियर का ओजोन है वो परऑक्सिल नाइट्रेट से रिएक्ट करके फॉग और स्मॉग फॉर्मेशन करता है फोटोकेमिकल का। एक बच्चे ने वीडियो अपना डाला है इसमें, मैं नीचे आपको लिंक उसमें शेयर कर दूंगा आई बटन में। तो वो फॉग और स्मॉग बना रहा है। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ओजोन, ये ट्रोपोस्फियर का नहीं है, ये स्ट्रेटोस्फियर का है ओजोन लेयर। तो 25 to 30 किलोमीटर पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इसका। अब ओजोन किस लिए डिजाइंड है? क्योंकि ये टोटल UVB रेडिएशन 280 to 320 nm एब्जॉर्ब कर लेता है। अब 280 से 320 नैनोमीटर रेडिएशन अगर आपके धरती पर आएगी तो कहर बरपा देगी, क्योंकि 280 nm वह वेवलेंथ है जिस पे आपके शरीर में मौजूद जो एक प्रागैतिहासिक चचा हैं जिनका नाम है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये टूटना शुरू हो जाता है। ये 280 nm, ये वही खतरनाक पॉइंट है। इसीलिए ओजोन से स्किन कैंसर भी होता है। अभी आगे ये कहानी और है। तो UVB रेडिएशन से हमको ये प्रोटेक्ट करता है। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ओजोन। टाइप्स ऑफ ओजोन, तो ओजोन मैंने बताया 2 प्रकार के, एक ट्रोपोस्फियर एक स्ट्रेटोस्फियर। एक जो ओजोन है, ये जो ट्रोपोस्फियर वाला है ये खतरनाक है, इसको बैड ओजोन भी कहते हैं। और जो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में इट इज गुड ओजोन। अब ये गुड ओजोन वहाँ स्ट्रेटोस्फियर में कर क्या रहा है? करता क्या है कि वो 3 प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है। पहला इंटरेक्शन होता है UVA का 320 to 400 नैनोमीटर, और इसको ओजोन जो एब्जॉर्ब करता है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट है 5%। ये सब डेटा जो है वो एग्जैक्ट है, इसमें कहीं दाएं बाएं नहीं, 5%। UVB जो है वो 280 to 320 नैनोमीटर है, ये 95% एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। किस में?
ओजोन में। और जो ये आपका UVC है वो 220 जो आपका C है, ये 200 से 280 नैनोमीटर पे 100% एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब देखिए, तो सवाल यहाँ आता है एग्जाम में कि कौन सी रेडिएशन 100% एब्जॉर्ब की जाती है? UVC। कौन सी रेडिएशन को सबसे मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है? UVA। देख रहे हैं, ये सवाल का हर पॉइंट से उठता है। ये आप कहीं भी IAS PCS, क्योंकि BSc इन्वायरमेंटल साइंस लेने के बाद भी आप IAS PCS और ये सब दे सकते हैं, तो उसके लिए भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं बताते चल रहा हूँ। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन के बारे में जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, ये डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, इसको देखिए। एटमॉस्फेयर के लेयर को हम दो भागों में पढ़ते हैं, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर मतलब, होमोस्फीयर की बात करें अगर, तो आएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और इसके बाद से आता है आपका मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ये सारा जितना स्फीयर है ये आपका हेट्रोस्फीयर की तरफ मूव हो जाता है। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को हम एटमॉस्फेयर के वीडियो में कवर करेंगे, वहाँ पे वो सरल रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इन्वायरमेंटल साइंस का आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, पूरा PhD कर डालेंगे आप उस पर, इतना बड़ा है पोर्शंस, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। इसका फिजिक्स अलग है, इसका केमिस्ट्री अलग है, इसका सिग्निफिकेंस अलग है, हर लेयर का अपना ही महत्व है। तो अभी फ़िलहाल हम ओजोन पे ही फोकस है, जो कि आप स्ट्रेटोस्फीयर में है। और किस ओजोन पे? हम उस ओजोन की बात कर रहे हैं जो 25 से 30 किलोमीटर, जो 10 ppm रेडिएशन रेंज है, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, उसी की बात कर रहे हैं आप। आगे चलते हैं। अब मैकेनिज्म, ओजोन बनता कैसे, सवाल यहाँ पे उठता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटकर एक अलग ही ऑक्सीजन के दो डिफरेंट एटम्स को बना सकते हैं। ये आपको मैं एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, आई होप कि इसमें बन जाए। जैसे ये ऑक्सीजन है O2, ये ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा आपका O। थोड़ा सा मैं अपने पेन को पतला कर लूँ। O, यही तो है जो मज़ा ब्लैक बोर्ड में है, वो कहीं नहीं। ऑक्सीजन के ये टूट कर बनाएंगे दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन नेटेंट हो जाएगा। यही नेटेंट ऑक्सीजन फिर से इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बना लेता है O3। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन HV, और ये बनाता है O3। ये O3 के निर्माण की प्रक्रिया है, ये आप देख रहे हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड अप हो रहा है ऑक्सीजन से, और ये बना रहा है O3। फिर सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये दो भागों में फिर टूट जाएगा और बनाएगा ऑक्सीजन, एंड एक नेटेंट ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा। तो फिर ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है, लगातार फॉर्मेशन इसका होता रहता है। ये नेचुरल फॉर्मेशन और नेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन है। इस पर एक मैंने क्लास का बनाया था वीडियो, उसको भी मैं लिंक आई बटन में ऊपर शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जनरल मैकेनिज्म को मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने पे ये स्लाइड्स बहुत लंबी हो जाती हैं और बहुत लंबी चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती हैं। वैसे भी ये काला अक्षर भैंस बराबर होता है, तो भैंस को जो है आपको अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो यू शुड डू समथिंग मसाला तड़का। तो यही चीज़ यहाँ पर
है कि इसको हम वहाँ पे आई बटन से, आप ऊपर जो आई बटन आएगा आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस स्लाइड पे चले जाएंगे और उसको वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान वे में मैंने वहाँ बताया है। अब देखिए जनरल मैकेनिज्म ऑफ डिप्लीशन कैसे हो रहा है। अब ओजोन मॉलिक्यूल ये देखिए बना हुआ था, अब एक क्लोरीन आ गया, इससे इंटरेक्ट कर लिया और ClO बना लिया। यह प्रक्रिया तब होना शुरू होती है जब क्लोरीन कंपोनेंट जैसी चीज़ें हमारे वायुमंडल में ऊपर ट्रोपोस्फियर में पहुंच जाती हैं। कोरियोलिस फोर्स है, पहुंचा देता है। यही नहीं सोच रहे थे कि कैसे पहुंच जाती है, सारा पोल्यूशन तो ट्रोपोस्फियर में ही होगा, तो ओजोन पे कैसे पहुंच जाएगा। कोरियोलिस फोर्स काम कर देती है अपना, अभी आगे देखेंगे। अ मेजर सोर्सेस, तो दो तरीके की सोर्स को डिफाइन करता हूँ मैं हमेशा ही, एक नेचुरल है और दूसरा जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या मैन इंजीनियर्ड एक्टिविटी है। तो आप देख रहे होंगे ज्वालामुखी है, मज़ा आ रहा होगा देख के, और ये ज्वालामुखी पे फट रहे हैं और फटने के बाद से डिजास्टर्स ऑफ गैसेस निकलती हैं, मैसिव गैस निकलती है जो कि हमारे ऊपरी वायुमंडल तक जाती है। तो वो भी इस तरह के फॉर्मेशन को चोक करते हैं। कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड्स का हमारे वायुमंडल में एंट्री करना, उससे भी जो है उस दौरान ओजोन की परत हट जाती है, क्योंकि वो अपने चारों ओर शॉक वेव्स लेकर चलते हैं। जैसे कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके पीछे एक धुआं निकलता है, शॉक वेव, तो जब वो एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को क्रॉस करता है तो उस दौरान 500 किलोमीटर में रेडिएशन का वो हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ओजोन फॉर 15 मिनट्स। तो फिर उसके बाद से आपका क्लोरीन कंपोनेंट्स है, AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक कितना डिप्लीट होगा, किस उस पर डिप्लीट होगा, पार्ट पे, किस उसका इम्पैक्ट कितने देर तक रहेगा, कितना मैकेनिज्म। 500 मिलियन रिएक्शन होता है ओजोन को हमेशा कंटिन्यूअस बने रहने में, 500 मिलियन रिएक्शन होते हैं। अब आगे चलते हैं, वाई थिनिंग एट पोल। अब भाई ओजोन तो आप 60 डिग्री पर भी AC लगा रहे हो, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में भी 60 डिग्री है, AC लगा रहे हो, तो ये पोल पे कैसे डिप्लीट हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको अपने वायुमंडल को समझना पड़ेगा। जब हम पोल की बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल पे यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ठंडी में क्या होता है, सांस लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भाप के रूप में निकलती है और वो हमको दिखती है, क्योंकि टेम्परेचर लो होने पे प्रेशर हाई हो जाता है। बॉयल्स लॉ, इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री। अब ये जो प्रेशर हाई होता है, इसमें कोई भी कंपोनेंट जाएगा तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, फोटो डिसोसिएशन नहीं होगा, और जब फोटो डिसोसिएशन नहीं होगा तो वहाँ पे परसिस्ट करेगा लंबे समय के लिए। तो मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पोल्यूशन है ही नहीं, पर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से और नेचुरल एक्टिविटीज़ से मैसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ आवर सर्कुलेशन सेल्स, और ये सेल्स उन पोल्यूटेंट्स को वहाँ पहुँचा दे रही हैं, वो पोल्यूटेंट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो ओजोन फॉर्मेशन होना है वो वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे Cl कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो फॉर्मेशन को जो है मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होगा पोल्यूटेंट, और पोल्यूटेंट डिसोसिएट नहीं होगा तो परसिस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। यही चीज़ साउथ पोल में भी हो रहा है, क्योंकि कुदरत ने हमको 2 AC ऑलरेडी लगा के दिए थे, पर वही है कि नेचर का जो दोहन हम लोग जितना कर पाए उसी में हम सुखी हैं। तो अब क्या है कि ये सर्कुलेशन वहाँ पे पोल्स पे पहुँचा देगा। ये देखिए, ये है हमारे सर्कुलेशन, 3 मेजर सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन का एक अलग वीडियो है, जर्नल सर्कुलेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 सर्कुलेशन है, हार्डी सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। इसको एक बार हम पीछे करें। ये देखिए, इक्वेटर से 30 डिग्री, MSc के बच्चे समझ रहे होंगे, इक्वेटर से 30 डिग्री पर हार्डी सेल, उसके ऊपर फेरल सेल और ये ऊपर पोलर सेल। ये तीनों सेल आपको इधर दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है, इस तरफ भी बहेंगी, इस तरफ भी बहेंगी, इधर भी और आपके ऊपर भी, चारों ओर से कवर करके चलती हैं ये सेल्स। तो ये सेल्स इन पोल्यूटेंट को बड़े आसानी से ऊपर की तरफ पहुंचा देती हैं, और पहुंचा देने पर वो पोल्यूटेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि पोल्स पर स्ट्रेटोस्फीयर थोड़ा नीचे है वायुमंडल, तो वहाँ पर
जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग बहुत रैपिडली, हल्का सा भी क्लोरीन कंपोनेंट पहुंचेगा बहुत इम्पैक्ट डालेगा। अब जब वहाँ पे इम्पैक्ट डालता है तो पोल्यूटेंट भी क्लाउड बना लेते हैं, पोल्यूटेंट के भी बादल होते हैं, और जब पोल पे वो बादल बनते हैं तो उनको पोलर क्लाउड्स कहते हैं या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं। यही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वर्लपूल या वोर्टेक्स बनाते हैं। अब आइए रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन, ओजोन का डिप्लीशन होने पर क्या जो इम्पैक्ट होगा हमारे अर्थ पे। तो ओजोन के डिप्लीट होने पर हम आगे बढ़ें इससे पहले हम एक चीज़ जान लें कि हमारी धरती प्रायः कई फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि नाजुक संतुलन है, नाजुक संतुलन है। वो नाजुक संतुलन क्या है? वो ये है, इसको कहते हैं हम ग्रेट कन्वेयर बेल्ट। खारे पानी और मीठे पानी का एक बेल्ट है जो कि पूरे धरती के बायोम, जलवायु, कोई भी आप कंपोनेंट ले लीजिए, सबको ये कंट्रोल करता है, और इसके गड़बड़ाने पर डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं, और यही गड़बड़ा गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग से भी गड़बड़ाता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भी हो रहा है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो है आपका ओजोन से। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली रिलेटेड करता है ग्लोबल वार्मिंग से? तो नहीं, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये कई सारे फिनोमिनास को ट्रिगर करता है, और वो फिनोमिना इस तरह की एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के थ्रू इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये ग्रेट कन्वेयर करंट, ये आटा चक्की जो बह रही है धरती के बीचों बीच समुद्रों में, यही हमारे धरती का जलवायु सारा कुछ नियंत्रण करती है। बार बार मैं फेसबुक पे लिखता हूँ इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन डाइपोल, ये सारे डाइपोल सब इसी के हैं। सारा जो बायोम है, सारा क्लाइमेट है, टुंड्रा, टाइगा, सब यहीं से गवर्न होता है, यही सब कुछ है। आगे चलते हैं। अब जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, यूवी रेडिएशन अंदर की तरफ हमारे धरती पर आएंगी, तो कोरल रीफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए ये कॉन्सिक्वेंस जो आप देख रहे हैं, इस कॉन्सिक्वेंस को आप ऐसे समझिए, ये हमारे कोरल को डिप्लीट करेंगी, रेडिएशंस के कारण कोरल में ब्लीचिंग शुरू होगी। ये कोरल ब्लीचिंग दो तरीके से होती है। पहला तो होता है कि कोरल या तो ब्लीच हो जाए इस तरह के डिप्लीशन और रेडिएशन के कारण, और या तो जो है कोरल नष्ट हो जाए आपका सनलाइट और जो है टेम्परेचर के रेशियो के गड़बड़ाने से, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में होता है। तो ये सारी चीज़ों पे भी कोरल ब्लीच होता है, पर फिलहाल हम लोग ओजोन पे फोकस रहेंगे। तो ओजोन के रेडिएशन से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब कोरल्स ब्लीच हो जाएं, कोरल्स नष्ट हो जाएंगी, कोरल्स क्या करती हैं? आपको मालूम है दुनिया के में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं कोरल्स। समुद्र सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है पूरे धरती पर। अब पूछेंगे कैसे? तो भाई साहब 70% पानी है और 30% लैंड एरिया है। अब इन्वायरमेंट वालों से पूछे तो बोलेंगे 71% पानी है और 29% लैंड एरिया है, क्योंकि ये सही है, ये यही डेटा ही है। पर चूंकि जनरल नॉलेज की किताबों में लिखा रहता है और इसको कई लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म डेटा बता दे रहा हूँ। तो अगर आप इन्वायरमेंट से हैं तो 71% पानी, जो ओरिजिनल फैक्ट डेटा, और वैसे जो जनरल नॉलेज है वो 70 और 30 का रेशियो है। तो 70% पानी है, तो 70% पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा भाई, ये लैंड एरिया कम करेगा। तुम लैंड एरिया पर कितना भी पेड़ लगा लो उतना ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब करेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जितना वो कर लेगा समुंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होगा ओशन में, कोरल उसको कन्वर्ट कर देता है यूजफुल ऑक्सीजन में। अब कोरल से ही नष्ट हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ मेंटेन रहेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? समुद्र का तापमान बढ़ाने में रोल अदा करेगा। अब यहीं से शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग का नाटक। ये जो है ये फिनोमिना यहाँ पे भी देखने को नया मिल रहा है, एकदम लेटेस्ट बर्निंग फिनोमिना है एल लीनो। हर साल 3 साल 2 साल पे एल लीनो फिनोमिना आता है, और एल लीनो फिनोमिना जो है उसके बारे में भी एक ब्रीफ स्लाइड मेरे एक स्टूडेंट की है, आई थिंक आस्था सिंह की है, तो मैं चाहूँगा कि वो उसको अपना एक्सप्लेन करे। अब ये जो
आपका फिनोमिना है एल नीनो, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये फिनोमिना पेरू में होता है, पर ये इम्पैक्ट इंडिया जैसे कंट्री पे डालता है। और जब ये क्रिएट होता है पेरू में, तो उस दौरान इंडिया में भयंकर सूखा पड़ता है, क्योंकि ये इंडियन ओशन डाइपोल को, आईओडी को चेंज कर देता है। इसके अंदर वो क्षमता है कि इंडियन ओशन डाइपोल को चेंज कर दे, एल नीनो। इसके बाद से इस एल नीनो से क्रिएट होता है बड़े बड़े जो आपके समुद्र है, डाइपोल चेंज हो रहा है तो बड़े बड़े चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सुपर साइक्लोन्स को ये क्रिएट करेगा। अब देखिए, डायरेक्टली वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, पर कोरल ब्लीचिंग से ये सारा चीज़ इंटरलिंक हो जा रहा है। एनवायरनमेंट की ये खूबसूरती है कि सारे फिनोमिना को आप एक साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। सारे के सारे फिनोमिनास को आप एक साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग पे। तो अगर रेडिएशन अंदर आ रही है तो रेटिनल कैंसर और स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ेज़ होती हैं, ये देखने को मिलेंगी आपको। ज़्यादातर लोगों में कैटरेक्ट की जो है बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये सारा चीज़ जो है ये ओजोन के कारण हो रहा है। जैसे जैसे वो लेयर हटेगी, थिन होगी, वैसे वैसे वो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। ये एक स्लाइड है जिसमें एक ग्लिम्स दिया गया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, जिसमें सेल्स और ह्यूमन बीइंग और लंग्स और स्किन और फिर प्लांट और बायोटा इम्पैक्ट पे इसको दिखाया गया है। इफेक्ट ऑफ जो ओजोन होगा वो प्लांट पे क्या होगा, तो फ्रूटिंग कम होगी क्योंकि बर्ड्स बर्न हो जाएंगे, फ्रूटलिंग और सीडलिंग, और जो है आपका लीफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बर्निंग पैचेस लीफ पे देखने को मिलेंगे। ये हाई टेम्परेचर के कारण होता है, रेडिएशन के, ध्यान रखिएगा रेडिएशन की, हम यहाँ पे यूवी की बात कर रहे हैं, बी रेडिएशन। तो उससे जो है हमारे फ्रूटिंग्स कम होंगी। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से कुछ भी हो, अब ये ओजोन का आप देख रहे हैं पास्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, 2009 से 2020 तक का है, ये एक हाइपर सिमुलेशन इमेज है। देखिए पास्ट और फ्यूचर कुछ भी हो, अगर हम क्लाइमेट को चेंज करेंगे या क्लाइमेट पे ह्यूमन बीइंग इम्पैक्ट डालेगा तो उसका खामियाजा भारत जैसे कंट्री को भोगना पड़ेगा, क्योंकि भारत की सारी जीडीपी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और भारत का एग्रीकल्चर रेनफॉल डिपेंडेंट है और भारत का रेनफॉल इंडियन ओशन पर डिपेंडेंट है। अगर हम कोई भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी फिनोमिना अगर बढ़ती है, इंडियन ओशन डाइपोल चेंज होता है, या एल नीनो के कारण हो या ओजोन के कारण हो, कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जिसको ट्रिगर अप कर दे, तो क्या होगा कि हमारी रेनफॉल पैटर्न गड़बड़ाया, रेनफॉल पैटर्न गड़बड़ाएगा तो हमारी एग्रीकल्चर गड़बड़ाएगा तो हमारी जीडीपी गड़बड़ाएगी, और जब जीडीपी गड़बड़ाएगी, किसी भी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो कंडीशन बहुत ही अलार्मिंग होगी और दोष लोग सरकार को देंगे। नतीजा कौन है, मेन उसका कॉन्सिक्वेंस कौन है, ह्यूमन बीइंग है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। और परेशान कौन हो रहा है, किसान, आम आदमी, सबसे लोएस्ट, जिसको कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग, और ये लास्ट मैन स्टैंडिंग प्रोड्यूसर है। ताजुब की बात है, और इस बात को हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टॉप कंज्यूमर, टॉप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज 80% नेचुरल रिसोर्स को 20% जो आपकी डेवलप्ड कंट्री हैं वो बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं, दोहन कर रही हैं, और रिमेनिंग 80% जो आपकी डेवलपिंग और पुअर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो 20% नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है। इस तरह के अनइक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुदरती वसाइल जिसको हम कहते हैं अगर होगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तो काफ़ी है। इतना मसाला तो बहुत है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। ये कॉन्सिक्वेंसेस शुरू है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में कहा था कि तृतीय विश्व पानी को लेकर होगा, और सब आप देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम आप चल रहा है, लाइव स्ट्रीम आप इग्नोर कर रहे हैं इन्वायरमेंट को,
और आप देख रहे हैं सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिखते चले जा रहे हैं। अभी आप कोरोना से पीड़ित हैं, म्यूटेटेड वायरस है, यू कांट हैव एनी रेमेडिएशन। आप ये सोचिए कि जो भी कोरोना से नेगेटिव से पॉजिटिव होगा फिर उसकी लाइफ चेंज हो जानी है, क्योंकि सारे दुनिया जान रही है कि वो पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी निगेटिव हो सकता है। तो उसका परिवार उजड़ गया, उसका घर उजड़ गया, उसके दोस्त उजड़ गए, कौन उससे कांटेक्ट में रहेगा भाई। इसीलिए ये मदर नेचर सीरियल किलर है। आगे चलते हैं। ये ओजोन का कंसंट्रेशन है प्रेजेंट में। बहुत लोग कह रहे थे, बुद्धिजीवी लोग, कि ओजोन जो है वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। कुछ नहीं हील हो रहा है, वो अभी भी है, वहाँ बना हुआ है, इतना आसानी से हील नहीं होगा। ये कुछ अपकमिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो ओजोन को लेकर प्रिडिक्टेड है, जनरल सर्कुलेशन मॉडल के थ्रू इसको प्रिडिक्शन किया गया है। अब आइए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए अभी तक। केवल स्टेप्स उठाए गए, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। हम एसी में बैठकर पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, यही दुर्भाग्य है हमारे दुनिया का। बहुत सारी कंट्री है वो मानने को तैयार नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर आँख पे पट्टी बांध लेने से सूरज दिन को रात तो नहीं कर देगा। तो जो उस कॉन्सिक्वेंस है उसमें सीएफसी के बारे में 1974 में शेरवुड ने रिसर्च किया। फिर पहली बार वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए था। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहली बार ये साइन किया गया कि 16 सितंबर को हर साल हम विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। हम याद रखें कि हमारे पास 3 मिलीमीटर थिक लेयर है, 3 मिलीमीटर थिक, ये कमेंट कर रहा हूँ मैं, 3 मिलीमीटर थिक लेयर है जो आपके पूरे धरती के पर्यावरण को बचाए हुए है। तो हर साल आपको याद दिलाना पड़ता है कि भैया तो उसका ख्याल रखो। जैसे हर साल 5 जून को याद दिलाना पड़ता है कि भैया ये पर्यावरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो बर्बाद हो जाओगे। फिर आइए अमेंडमेंट्स पे, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। लंदन में 1990, नैरोबी 1982, पेरिस एग्रीमेंट 2015-16 एंड सो ऑन। हर कोप सम्मेलन में ओजोन पे बात होती है, इन्वायरमेंट पे बात। पूरी दुनिया इन्वायरमेंट को छोड़कर और किसी टॉपिक पे बात नहीं करती है, पूरी दुनिया का जो ग्लोबल बेंच है। अभी जो ये कोरोना के कारण जितने भी ये मास्क और ये सब है इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगे और फिर इसको ट्रीट करने की बहुत बड़ा चैलेंज पर्यावरण के लिए और पर्यावरणविदों के लिए हो जाएगा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंटलिस्टों की है। वी शुड हैव टू हैंडल दिस बिकॉज वी हैव स्टडीड दीज कंटेंट्स इन आवर करिकुलम, इन आवर सब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ MSc इन्वायरमेंटल साइंस। लॉज बने हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 implemented on 23rd May 1986 with 26 sections and 4 schedule, इंडिया का है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 implemented on 24 June 1996, 33 section 3 schedule amended in 2011, ozone depleting substance regulation and control rule 2000 implemented on 17 July 2000 with 15 सेक्शन एंड 12 शेड्यूल्स। लॉज है हमारे पास और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। ये सारे के सारे हाथी के दांत नहीं है दिखाने वाले, ये काट खाएंगे। और अब तो NGT जो नियम्स लगा रही है वो तो बहुत ही हार्ड है, और ज़रूरी भी है भाई। आपको हम एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए लॉ होनी चाहिए और कठोरतम कानून होना चाहिए। कानून में कोई भी लचरपन नहीं। मैंने कहा था सीरियल किलर, तो उसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये अमरीश पुरी हैं, बैडमैन। अब बैडमैन कौन कौन से हैं? CFC, HFC, HBFC एंड मिथाइल ब्रोमाइड। अब CFC में कौन सा सबसे खराब आदमी है? CFC 12 और HFC में 22। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC हाइड्रोब्रोमीन फ्लोरोकार्बन, और मिथाइल ब्रोमाइड से सभी परिचित हैं, पुराना दुश्मन है इस धरती का। तो ये सारे गैसेस ये हर जगह इस्तेमाल हो, कंडेंसर में इस्तेमाल होते हैं,
सर्किट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, एसीज में इस्तेमाल। क्यों भाई? आपकी सुविधा के लिए धरती बनी है, वो बाकी लोग बेवकूफ़ हैं जो धरती पर रह रहे हैं। आप डेवलप कंट्री हो गए, आप इस्तेमाल करिए। वही मैंने कहा कि 80% नेचुरल रिसोर्स का दोहन ये 20% डेवलप कंट्रियाँ कर रही हैं, और 80% डेवलपिंग कंट्री उस 20% नेचुरल रिसोर्स जो बची हुई है उस पर डिपेंडेंट है। हम वर्ल्ड वॉर की तरफ ऐसे ही मूव नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मूव होंगी। HFC का फेज आउट को देखें अगर, तो कंजम्पशन 2004 में 35% था, 2010 में 65 हो गया, 2015 में 90 हो गया। ये सब बढ़ रहा है, और इसका रिडक्शन रेट है, इसको हमको रिड्यूस करना है। जो हमको कहा गया है कि हमको कितना रिड्यूस कर लेना है, उसमें भी है कि हमको 2004 में हमको बताया गया कि हमको 35% रिडक्शन जो है इन कंजम्पशन करना है। 2010 में जो कॉन्फ्रेंस अभी मैंने पीछे ये बताया, ये देखिए आप, इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ, 90 से शुरू हुआ ये सारा खेल, सारा का सारा ओजोन को 90 से। मेन फोकस अभी हम लोग HFC पे हैं। तो पहले बोला गया कि जो आपका रिडक्शन कंजम्पशन है इट शुड बी 35%, फिर 65%, फिर 90%, फिर 100% फेज आउट, 2030 तक 100%। इसीलिए वो टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार ला रही है, वो इसीलिए है सब, कि हम अपने उस 3 मिलीमीटर को बचाने के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अल्टरनेटिव्स ऑफ HFCs हैं, HFCs में ही कुछ उसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, और इसका उपयोग जो है हो रहा है, क्योंकि इनका जो है आप ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। अब HFC, भाई हमको डेवलपमेंट भी तो चाहिए, तो HFC 23 में देखिए ये ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, ये देखिए ये सब आपका ये कम है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हमको हमारी नीयत होनी चाहिए, हमारे पास उसकी नीयत होनी चाहिए कि हम उसको रिड्यूस करें। नहीं तो पहले ही बताया गया है कि रिडक्शन कंजम्पशन कितना परसेंट रिडक्शन करना चाहिए। 2004 में बोला गया 35% कर लीजिए, 2010 में नापा गया तो 65% कम करने का बात आया, 2015 में आया कि 90% कम हो जाना चाहिए, 2020 में आ रहा है कि 100% हम लोगों को HFCs को 123 का 99.5% रिडक्शन होना चाहिए। 2030 में जैसे कि मैंने बताया 100% HFC फ्री होना चाहिए। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बशर्ते कि आप भी इसमें मददगार करिए, क्योंकि एक जो है ना अकेला चला चना जो होता है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब कोई आन शान सूखी की तरह हो जाए तो बात दूसरी है। तो ये रिडक्शन हमको देखना होगा, हमको इसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स को रिलेट करना होगा, और अभी इस पे हमको और ज़्यादा वर्क करना होगा। इतना आसान काम भी नहीं है ये। अब पूरे दुनिया के रिपोर्टर्स क्या कहते हैं, वी हैव अ बैड न्यूज़। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गार्जियन बोल रहा है, डेली मेल का है और इंडियन एक्सप्रेस का 18 का डेटा है मेरे पास। ओजोन लेयर इज नॉट रिकवरिंग ओवर हाई डेंस पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा इसको, ओजोन लेयर वहाँ पर रिकूप नहीं होगी जो कि हाई डेंस एरिया होगा। ये अभी एक दिन पहले जो है महाराष्ट्र में ओजोन की मैपिंग की गई। ओजोन की मैपिंग अब सैटेलाइट से भी हो सकती है, तो उसमें देखा गया कि उसका जो है रेट इंक्रीज ही कर रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेगुलर इन्वेस्टिगेशन ऑन मॉनिटरिंग बाई टॉम सैटेलाइट्स। एक सैटेलाइट का नाम और भी है, सेंटिनल 5P सैटेलाइट है, जो कि आपका एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की भी मॉनिटरिंग करता है। इसका भी इस्तेमाल करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए पीपल्स में, एजुकेट करना चाहिए लोगों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से, अवॉइड करना चाहिए मिनिमम एंड बैन करना चाहिए हमको ODS सबस्टेंस को, यूज़ इको फ्रेंडली सबऑर्डिनेट्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। और फाइनली वी हैव टू शिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम फॉसिल एडिक्शन। हमको अपने फॉसिल एडिक्शंस को त्यागना होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा।
नॉन फॉसिल, जिसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन न करके हमको उस संसाधन पर डिपेंड होना होगा जो कि कई बार रिसाइकिल किया जा सके, रीन्यूएबल हो। नेचुरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन का जो स्लाइड बनेगा उसमें इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये ऐसे ही लंबा हो गया है। नीड कैन ओनली बी फुलफिल, नीड कैन ओनली बी फुलफिल, नॉट ग्रीड्स। डू इट और पे इट। आज हम नहीं करेंगे तो हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। थैंकिंग यू ऑल। दिस इज डॉक्टर प्रकाश तिवारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं।